नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उदयपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव की जनसंख्या बहुत कम थी। यह गांव सुदूर क्षेत्र में था। गांव तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क थी। गांव के आसपास का अधिकांश क्षेत्र पूरी तरह बंजर था। दूर दूर तक फसलें और पेड़ कम ही दिखाई देते थे। गांव में केवल एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की छाया बहुत घनी और ठंडी थी। गर्मी के दिनों में पेड़ की छाया में बैठना बहुत सुखद होता था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उस पेड़ की छाया के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसका कारण यह था कि बरगद का पेड़ बहुत घना और ठंडा था। यह पेड़ गांव के एक क्रोधी और घमंडी व्यक्ति माधवदास के घर की दीवार के साथ उगाया था। वह इस पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था और किसी को भी पेड़ की छाया में बैठने नहीं देता था। उसी गांव में रामलाल नामक धोबी माधवदास के घर से दने कपड़े इकट्ठा करता, उन्हें धोकर सुखाता और कुछ ही दिनों में वापस कर देता। बदले में माधवदास उसे कुछ पैसे दे देता था। एक दिन धोबी ने उसके घर से कपड़े इकट्ठा किए, उन्हें अपने गधे पर लाद कर वापस चल दिया। दोपहर का समय था और सूरज सिर पर चमक रहा था। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी गर्मी से परेशान दिख रहे थे। सबका बुरा हाल था। धोबी रामलाल ने बरगद के पेड़ की ठंडी और घनी छाया देखी। चिलचिलाती गर्मी में ठंडी छाया देखकर धोबी रामलाल का मन प्रफुल्लित हो उठा। उसने सोचा कि अगर वह इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर सके तो मजा आ जाए। यह सोचकर धोबी रामलाल ने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी हवा में उसे जल्द ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद माधवदास वहां पहुंच गया। उसने लात मारकर धोबी रामलाल को जगा दिया और चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगा कि तुम्हें इस जगह सोने की इजाजत किसने दी। बेचारा धोबी रामलाल जल्दी से उठ गया। वह बहुत शर्मिंदा था और सिर झुकाकर बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं थका हुआ था और गर्मी भी बहुत थी। बरगद के पेड़ की ठंडी छाया देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए थोड़ी देर वहीं रुक गया। मैं उसके नीचे बैठ गया और पता नहीं कब नींद आ गई। यह सुनकर माधवदास और भी क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा और कहने लगा, यह जमीन तुम्हारी नहीं है। पूरा गांव जानता है कि यह पेड़ मेरा है। मैं किसी को इसके नीचे रहने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी रामलाल ने कहा, साहब मैं सालों से आपके कपड़े धो रहा हूं। मेरे पिता भी आपकी सेवा करते थे। अगर मैं आपके पेड़ की छाया में कुछ घंटे आराम कर लूं तो इससे आपका क्या नुकसान होगा। मुझे अपने काम के बदले में कम से कम इतना तो हक मिलना चाहिए। यह सुनते ही माधवदास गुस्से में आ गया और बोला, तुम हमारे कपड़े धोते हो तो बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम ये काम मुफ्त में नहीं करते। तुम्हें इस पेड़ की छाया में एक पल भी आराम करने का हक नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। माधवदास की यह बात सुनकर धोबी रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मुझसे इस पेड़ की छाया के भी पैसे लोगे? माधवदास ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दरअसल माधवदास ने पैसे कमाने का एक अनोखा तरीका सोचा था। धोबी रामलाल ने पूछा, ठीक है तो कीमत क्या है? माधवदास ने कहा कि यदि आप पेड़ की छाया खरीदना चाहते हैं तो आपको 20 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। आपको मुझे भुगतान करना होगा। मैं एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। इतनी अधिक कीमत सुनकर धोबी रामलाल आश्चर्य से उछल पड़ा। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, यह तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इस पेड़ की छाया के बदले में अधिकतम 2 मुद्राएं दे सकता हूं। दोनों में थोड़ी देर तक बहस होने लगी। माधवदास धोबी रामलाल से अधिक धन ऐंठने की कोशिश कर रहा था और धोबी रामलाल पेड़ की ठंडी छाया के बदले माधवदास को अधिक धन देने को तैयार नहीं था। काफी बहस के बाद धोबी पीपल के पेड़ की छाया के बदले में 5 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया। यह भी तय हुआ कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक लिखित बयान तैयार किया जाएगा। धोबी रामलाल बरगद के पेड़ की छाया की कीमत माधवदास को नकद देगा। वे दोनों भी लिखित बयाने पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद ही बरगद के पेड़ की छाया धोबी रामलाल की संपत्ति होगी। सारा मामला तय होने के बाद धोबी रामलाल दूसरे दिन इसके बारे में सोचते हुए अपने घर लौट गया। उधर माधवदास बहुत खुश था कि उसने धोबी रामलाल को बेवकूफ बनाकर उससे बहुत बड़ी रकम ऐंठ ली। माधवदास ने सोच सोचकर धोबी रामलाल को धोखा दिया था, लेकिन धोबी रामलाल इतना मूर्ख नहीं था जितना माधवदास उसे समझ रहा था। धोबी रामलाल ने बदला लेने के लिए मन में एक योजना सोच ली थी। घर पहुंचकर उसने अपने गधे को उसकी जगह पर बांध दिया। उस पर लदे कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अपने सोने के गहने मुझे दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर मुझे सुनार से कुछ पैसे लेने हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान हुई और पूछा,
कि अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई। धोबी रामलाल बोला, मैं माधवदास के घर के बाहर लगे बरगद के पेड़ की छाया खरीदना चाहता हूं। मैं इस गर्मी की तपिश से खुद को बचाना चाहता हूं। ठंड के मौसम में मैं इसके नीचे आराम करूंगा। धोबी रामलाल की बातें सुनकर उसकी पत्नी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि शायद उसका पति पागल हो गया है। पेड़ की छाया भी कभी कोई खरीद सकता है? क्या पेड़ की छाया किसी की संपत्ति हो सकती है? वह धोबी रामलाल को समझाने लगी कि ऐसी मूर्खता मत करो। तुम अपने आभूषण भी खो दोगे, क्योंकि पेड़ की छाया तुमसे दोबारा कोई नहीं खरीदेगा और तुम्हें अपने पैसे भी वापस नहीं। आज दकी मेले से एक बॉल खरीद कर लाता है और उस बॉल के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी ओना पर गिल्ली आ जाता है और उसका बॉल छीनकर भाग जाता है। दकी रोने लगता है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बॉल वापस कर देगा। पत्नी ने फिर कहा, मेरी सलाह है कि तुम आभूषण बेच दो और एक खेत खरीद लो और उस पर फसल उगाओ, जिसे बेचकर तुम्हें बहुत लाभ होगा और तुम एक अमीर आदमी बन सकोगे। धोबी रामलाल बोला, देखिए, सबसे पहले तो मैं धोबी हूं। यही एक काम है जो मैं कर सकता हूं। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत जोतना, बीज बोना और फसल बेचना मेरी क्षमता से बाहर है। 20 साल खेतों में मेहनत करने के बाद भी मैं उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना इस पेड़ की छांव में बैठकर कमा सकता हूं। मैं 1 महीने में कमा लूंगा और उसके बाद आपके गहने आपको लौटा दूंगा। धोबी रामलाल की पत्नी समझ गई कि उसका पति अपना विचार नहीं बदलने वाला है, इसलिए उसने आगे बहस नहीं की और चुपचाप गहनों की पोटली लाकर अपने पति को सौंप दी। धोबी रामलाल ने गांव के सुनार के पास जाकर सारे आभूषण गिरवी रख दिए और अगले दिन ही उससे 5 स्वर्ण मुद्राएं उधार लीं। तय समय पर वह स्वर्ण मुद्राओं से भरा थैला लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सरपंच के पास पहुंचा। माधवदास वहां पहले से ही मौजूद था। गांव के और भी बहुत से लोग वहां आए हुए थे। वे सभी इस अनोखे सौदे को देखकर आश्चर्यचकित थे। यह बात सर्वविदित थी कि धोबी रामलाल ने माधवदास से बरगद के पेड़ की छाया खरीदी है। माधवदास ने पहले ही लिखित समझौते में लिख दिया था कि वह स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने बरगद के पेड़ की छाया धोबी रामलाल को बेच देगा। कहा जाता है कि दोनों में से जो भी व्यक्ति इस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे दंड के रूप में उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। इस समझौते पर माधवदास ने हस्ताक्षर किए, लेकिन धोबी रामलाल अनपढ़ था। उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अंगूठा लगाया। सरपंच ने उस स्थान को चिन्हित किया और साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए। वहां उपस्थित सभी लोग धोबी रामलाल के इस समझौते के साक्षी बने और फिर पेड़ की छाया की कीमत यानी मुद्राएं माधवदास को सौंप दिए। वहां उपस्थित हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि माधवदास बड़ा चालाक है। उसने बेचारे भोले भाले धोबी रामलाल को लूट लिया है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। इसलिए किसी ने न सुना था और न देखा था कि पेड़ की छाया भी बेची जा सकती है। उस दिन के बाद से धोबी रामलाल की यह दिनचर्या बन गई कि वह दोपहर से शाम तक उस पेड़ की छाया में एक खाट पर सोता। वह अपने गधे के साथ सोता। गधे की रस्सी को वह खाट से ही बांध देता। गधा कभी कभार जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता। कई बार ऐसा होता कि जब माधवदास आराम करने के लिए लेटता या घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने लगता, तो गधा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता। गधे की यह आवाज माधवदास के लिए सिरदर्द बन गई थी। जैसे जैसे सूरज आसमान में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता, पेड़ की छाया भी अपनी जगह बदलती, धोबी रामलाल भी उसके साथ अपनी खाट घसीटता रहता, जिसके कारण वह माधवदास के घर की दीवार से सटकर बैठ जाता। माधवदास अपने घर में ऊंची आवाज में बोलने से डरता था कि कहीं दीवार के पास बैठा धोबी रामलाल उसकी बात न सुन ले। इसके अलावा धोबी रामलाल गांव के दूसरे लोगों और बच्चों को भी अपने पास बुला लेता। आखिर एक दिन तंग आकर माधवदास ने धोबी रामलाल से बात करने का फैसला किया। उसने धोबी रामलाल से कहा, लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहते हो। तुम्हारे गधे और लोगों की वजह से हमारा आराम और काम दोनों ही खराब हो रहे हैं। धोबी रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस छाया में बैठता हूं। जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर ढलता है तो पेड़ की छाया आपके घर की तरफ बढ़ने लगती है और आपके घर की दीवार को छूने लगती है। मैं इससे आगे कभी नहीं जाऊंगा। माधवदास उस समय तो चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बड़ा बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को इस मुसीबत से कैसे बचाए। फिर एक दिन उसकी जान बचती बचती एक दिन अचानक धोबी रामलाल कहीं गायब हो गया। लोगों के सामने तो वह अपनी खुशी छुपा लेता, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश रहता था।
सोचता था कि कम से कम अब तो मैं इस मुसीबत से बाहर आ गया, लेकिन पता नहीं कब बुरा वक्त आ जाए। एक दिन जब माधवदास अपने खेत से लौटकर दोपहर के भोजन के लिए घर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि धोबी रामलाल फिर पहले की तरह पेड़ के नीचे एक खाट पर बैठा था। उसके आसपास बहुत से लोग थे। माधवदास जब पास पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी रामलाल के पास 1 दर्जन बकरियां, 2 घोड़े, 2 कुत्ते और 2 गाय भी हैं। उसका गधा वहां पहले से ही मौजूद था। सभी जानवरों के एक साथ आवाज करने से अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी। माधवदास गुस्से में चिल्लाया और पूछा, रामलाल, तुम यह कैसा नाटक कर रहे हो? यह सुनकर धोबी रामलाल ने कहा, यह कोई नाटक नहीं है साहब, ये सभी मेरे जानवर हैं, क्योंकि मेरे घर में इन्हें रखने की जगह नहीं है, इसलिए अब यह इस पीपल के पेड़ की छाया में रहेंगे। यह सुनकर माधवदास को गुस्सा आ गया। वह पहले ही धोबी रामलाल से बहुत तंग आ चुका था और अब वह अपने जानवरों को भी साथ ले आया था। वह चिल्लाने लगा और बोला, तुम उन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ पेड़ की छाया बेची है, जमीन नहीं। धोबी रामलाल ने यह सुना। वह हंसने लगा और बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं सिर्फ पेड़ की छाया का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो अपनी जमीन कहीं और ले जाओ। धोबी रामलाल की यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। माधवदास को लगता था कि वह बहुत चतुर है, लेकिन धोबी रामलाल भी उसके वश में नहीं था। उसने चिढ़कर कहा कि मेरी जमीन यहीं रहेगी, तुम अपनी इच्छाएं कहीं और ले जाओ। यह सुनकर धोबी रामलाल एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, फिर मैं बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा। मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि यह छाया इसी पेड़ की देन है। धोबी रामलाल की यह बात सुनकर माधवदास और भी परेशान हो गया। वह अपने पूर्वजों द्वारा संजोए गए पेड़ को कैसे कटने दे सकता था? उसने अपने परिवार और दोस्तों को बताया और रिश्तेदारों से सलाह मशविरा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पेड़ को काट दिया जाए। छाया बेचने का करार टूट जाएगा। अब माधवदास के पास धोबी रामलाल को जुर्माना देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन निराश माधवदास ने पेड़ कटवा दिया और धोबी रामलाल के साथ अपना करार खत्म कर दिया और उसे जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के दे दिए। इन पैसों से उसने अपनी पत्नी के गिरवी रखे गहने छुड़ाए और अपनी पत्नी को लौटा दिए। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब धोबी रामलाल ने माधवदास को सलाह दी और कहा, यह रोशनी, बारिश, धूप और छाया सब भगवान की देन है और ये अमूल्य है। इन पर कब्जा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनका फायदा उठाना चाहिए। माधवदास को भी अब यह बात समझ आ गई थी, इसलिए उस दिन के बाद से वह कभी किसी का फायदा नहीं उठाता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।